Welcome to Ridhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. अब हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन 9 से शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रोमन साम्राज्य में वर्गों के संघर्ष के क्या कारण थे और इससे राजनीतिक संरचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। क्या पढ़ना है? पैट्रिशियन और प्लेबियन के बारे में पढ़ेंगे और संघर्ष के कारण के बारे में जानेंगे। प्रमुख घटनाएं, सुधार, राजनीति परिवर्तन और महत्व। तरह की रोमन साम्राज्य गणराज्य में वर्गों के संघर्ष का क्या कारण था? वर्गों का संघर्ष का क्या कारण था? तो देखेंगे त्वरित चार्ट में कि रोमन गणराज्य की स्थापना 500 बीसी में होता है और पैट्रिशियन वर्ग का प्रभुत्व शुरू होता है, जिससे प्लेबियनों में असंतोष बढ़ा और 494 बीसी में पहला पृथक्करण हो जाता है और 449 में 12 कांस्य पट्टिकाएँ, 367 बीसी में राजनीतिक अधिकार बढ़े और 287 बीसी में हार्टेशियन कानून बना, जिससे राजनीतिक संरचना में विवाद आया। तो रोमन साम्राज्य के इतिहास में वर्गों का संघर्ष एक महत्वपूर्ण घटना है। यह संघर्ष मुख्य रूप से दो सामाजिक वर्गों के बीच में हुआ, पैट्रिशियन और प्लेबियन। यह संघर्ष लगभग 494 बीसी से 287 बीसी तक चलता है। इसका उद्देश्य है सामाजिक समानता, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक न्याय प्राप्त करना। पैट्रिशियन और प्लेबियन कौन थे? पैट्रिशियन जो थे उच्च वर्ग के लोग थे। पैट्रिशियन कौन थे? उच्च वर्ग के थे और बड़े भूस्वामी थे। सीनेट और प्रशासन पर उनका नियंत्रण था। पैट्रिशियन वैसे लोग यहाँ पे थे जो उच्च वर्ग से संबंधित रखते थे, बड़े भूस्वामी थे और सीनेट और प्रशासन पर उनका नियंत्रण था। अधिकांश राजनीति अधिकार इन्हीं के पास थे। प्लेबियन सामान्य जनता थी। किसान और व्यापारी और सैनिक शामिल थे। प्लेबियन में किसान, व्यापारी, सैनिक शामिल थे। राजनीतिक अधिकार बहुत कम थे। राजनीतिक अधिकार कम थे और इनके पास राजनीतिक अधिकार ज़्यादा था, जिसके कारण सीनेट और प्रशासन पर उनका नियंत्रण था। संघर्ष के कारण राजनीतिक असमानता। गणराज्य बनने के बाद भी सत्ता केवल पैट्रिशियन के हाथों में रही। गणराज्य बनने के बाद भी पैट्रिशियन के हाथों में सत्ता रही, जिसके कारण प्लेबियन लोगों में असंतोष पैदा हुआ। उसके मुख्य कारण असंतोष पैदा होने का था कि पैट्रिशियन लोग सत्ता प्रशासन में उनके लोग पहुंच पाए और प्लेबियन के लोग नहीं पहुंच पाते थे, निर्णय प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते थे और एक आर्थिक समस्याएं भी थी। छोटे किसान लगातार कर्ज में डूबते गए और समस्या भारी कर, ऋण ग्रस्त, भूमि में कमी, कई लोग को ऋण के कारण दास तक बना दिया गया। सामाजिक भेदभाव भी किया जाता था। दोनों वर्गों के बीच स्पष्ट सामाजिक दूरी था। विवाह पर प्रतिबंध था और कानूनी अधिकार समान नहीं थे। कानून भी बराबर नहीं था। कानून पैट्रिशियन के लिए अलग और इनके लिए अलग कानून, और विवाह के लिए दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं कर सकते थे और ये प्रतिबंधित था। पहला पृथक्करण हो जाता है। प्लेबियन ने विरोध स्वरूप शहर छोड़ दिया। इसे सेसेशन ऑफ प्लेब्स कहा जाता है। इस दबाव के कारण पैट्रिशियनों को समझौता करना पड़ा और परिणाम हुआ कि ट्रिब्यून नामक पद बनाया गया और ट्रिब्यून को जनता का रक्षक माना गया। 12 कांस्य पट्टिकाएँ। 449 बीसी में कानून को लिखित रूप दिया गया। इसे 12 टेबल कहते हैं। जो 449 बीसी में क्या किया गया? लिखित रूप से कानून दिया गया और इसे 12 टेबल कहा गया। इसके लाभ यह हुआ कि
कानून सभी के लिए उपलब्ध हुए और मनमाने निर्णय कम हुए और न्याय प्रणाली अधिक पारदर्शी हुई। तो 509 बीसी में क्या होता है? रोमन गणराज्य की स्थापना होता है और 494 में क्या होता है? पेट्रेशियन और प्लेबियन में पृथक्करण हो जाता है, जिसके कारण 12 टेबल आता है, जिसमें नियम कानून दिए जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है? राजनीतिक विस्तार देखने को मिलता है। विवाह संबंधी सुधार 445 बीसी। लेक्स बीसी में लेक्स कैनोलिया कानून पारित हुआ। इसके बाद पेट्रेशियन और प्लेबियन के बीच विवाह वैध हो गए। राजनीतिक अधिकार का विस्तार 367 बीसी में लेक्स लिंचियाना सेक्स्टिया लागू हुआ। इसके अनुसार 2 काउंसिलों में से एक प्लेबियन हो सकता था। उच्च पदों तक पहुंच संभव हुई। और हॉर्टेंसियन कानून 287 बीसी में आया। यह संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। 287 बीसी में लेक्स हॉर्टेंसिया लागू हुआ, जिसके कारण प्लेबियन सभा के निर्णय पूरे रोम पर लागू होंगे। प्लेबियन सभा को जो भी निर्णय लेगा पूरे रोम पर लागू होगा और पेट्रेशियन की स्वीकृति आवश्यक नहीं रही। राजनीतिक संरचना में परिवर्तन आए। इस संघर्ष ने कई बड़े परिवर्तन हुए। लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ी, कानून अधिकार न्यायपूर्ण हो गया और सामाजिक दूरी भी कम हो गया। राजनीतिक संरचना में बहुत ही परिवर्तन आया। आप ऊपर में नए नए कानून बनने लगे, जिसमें प्लेबियन पार्टिसिपेट किया, उनका निर्णय स्वीकार करने किए जाने लगे और लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ी और कानून अधिक न्यायपूर्ण हो गए। समाज में दूरी कम हो गया, क्योंकि प्लेबियन और पेट्रेशियन की शादी को वैध कर दिया गया। सत्ता का संतुलन बना। तो जिससे निष्कर्ष निकलता है कि रोमन गणराज्य में वर्गों का संघर्ष केवल सामाजिक विवाद नहीं था, बल्कि राजनीतिक समानता की लंबी लड़ाई थी। इस संघर्ष ने रोमन गणराज्य को अधिक संतुलित और प्रतिनिधित्व और संगठित बनाया। यही 2025 परिवर्तन आगे चलकर रोमन प्रशासन की मजबूत का आधार बना। रोमन विश्व को उधारों पर आधारित सभ्यता क्यों कहा जाता है? पता है, रोमन विश्व के उधारों पर आधारित सभ्यता क्यों कहा जाता है? रोमन के धार्मिक संसार के संदर्भ में इनकी चर्चा कीजिए। रोमन धर्म की विशेषता के बारे में हम लोग देखेंगे। यूनानी प्रभाव देखेंगे, एस्ट्रैक्शन प्रभाव देखेंगे, विदेशी देवताओं का समावेश देखेंगे, सम्राट पूजा और निष्कर्ष। प्रारंभिक रोमन धर्म क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर एस्ट्रैक्शन का प्रभाव, यूनानी प्रभाव, विदेशी देवताओं का समावेशन, सम्राट पूजा का विकास, धार्मिक मिश्रण, ए सिविलाइजेशन ऑफ बोरोइंग्स। भूमिका। रोमन सभ्यता को इतिहासकार अक्सर उधारों पर आधारित सभ्यता कहते हैं, क्योंकि रोमन ने अनेक सभ्यताओं से विचार, संस्कृति, कला, वास्तुकला, धार्मिक परंपराएं को अपनाया। इसीलिए कहा जाता है कि रोमन सभ्यता जो है विश्व के उधारों पर आधारित सभ्यता है, क्योंकि सारे चीज़ों को वास्तुकला, संस्कृति, कला, धार्मिक सभ्यता, विचार, दर्शन आदि को अपनाया। विशेष रूप से रोमन धर्म पूरी तरह मौलिक नहीं था, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के तत्वों का मिश्रण था। रोमन ने कई चीज़ों को अस्वीकार करने के बजाय उन्हें अपनाकर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढाल लिया। प्रारंभिक रोमन धर्म क्या था? प्रारंभिक रोमन धर्म प्राकृतिक आधारित था। जब रोमन साम्राज्य शुरू हुआ, रोमन राज्य का विकास हुआ, उस समय रोमन धर्म प्राकृतिक आधारित था। रोमन प्राकृतिक शक्तियों को दैवी शक्ति मानते थे।
प्राकृतिक शक्ति को ही दैवी शक्ति मानते थे, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, कृषि से जुड़े देवता होते थे। रोमन साम्राज्य में घरेलू देवताओं की पूजा की जाती थी। प्रमुख घरेलू देवता थे लारेस और पेनाटेस। लारेस और पेनाटेस ऐसे प्रमुख देवता थे जो घरेलू देवता में पूजे जाते थे। एस्ट्रकांसन सभ्यता का प्रभाव रोम के प्रारंभिक विकास पर एस्ट्रकांसन सभ्यता का गहरा प्रभाव पड़ा। रोमनों ने एस्ट्रकांसनों से सीखा धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर निर्माण और भविष्यवाणी की पद्धति। पक्षियों की उड़ान और पशुओं के अंगों को देखकर शुभ अशुभ का अनुमान लगाया जाता था। यूनानी सभ्यता से क्या सीखा? एस्ट्रकांसन से क्या सीखा? मंदिर निर्माण, धार्मिक अनुष्ठान और भविष्यवाणी की पद्धति। और यूनानी धर्म से सीखा। रोमन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव यूनानी सभ्यता का पड़ा। रोमनों ने यूनानी देवताओं को अपनाकर उनके नाम बदल दिए। जैसे यूनानी देवता ज्यूसस थे, उसे जुपिटर कर दिए, हेरा को जूनो कर दिए, एरेस को मार्स कर दिए और एफ्रोडाइट्स को वेनस कर दिए और पोसेइडोन जो समुद्र के देवता थे उसे नेपच्यून कर दिए। रोमन ने केवल नाम नहीं बदले बल्कि उनकी भूमिकाओं को भी अपने समाज के अनुसार ढाला। विदेशी धर्मों का समावेश। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ वैसे वैसे विदेशी धर्म भी रोमन में आने लगे। इनमें शामिल थे मिस्र की देवी आइरिस की पूजा और फारसी देवता मिथ्रांस की पूजा। रोमनों ने इन्हें स्वीकार कर लिया। सम्राट पूजा। रोमन धर्म की एक विशेषता सम्राट पूजा भी थी। विशेष रूप से 27 बीसी में अगस्टस के समय यह परंपरा मजबूत हुई और अगस्टस का कालखंड 27 बीसी से लेके 14 तक चला। सम्राट को केवल शासक नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाने लगा। इसका उद्देश्य साम्राज्य में एकता बनाए रखना था। धार्मिक सहिष्णुता और सीमाएं। रोमन समाज साम्यता धार्मिक रूप से सहिष्णु था। वे विभिन्न धर्मों को स्वीकार करते थे, लेकिन समस्या तब होती थी जब कोई समूह सम्राट पूजा को अस्वीकार कर देता था। इसी कारण प्रारंभ में ईसाइयों पर अत्याचार हुए। रोम को उधारों की सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि रोमनों ने एस्ट्रकांसों से धार्मिक परंपराएं अपनाई, यूनानियों से देवता और मिथक अपनाए, मिस्र और फारस से धार्मिक विचार ग्रहण किया। उन्हें मिलकर नई रोमन पहचान बनाई। रोम की स्थापना 753 बीसी में होता है और अगस्टस का शासन 27 बीसी से शुरू होता है और ईसाइयों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार नीरो द्वारा 64 सी में किया जाता है और नीरो का शासनकाल 68 में ख़त्म हो जाता है और 313 में मिलान की घोषणा होता है और 380 आते आते ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बना दिया जाता है। रोमन धर्म विभिन्न सभ्यताओं का सुंदर मिश्रण था। रोमनों ने दूसरे समाजों से विचार लेकर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया। इसी कारण रोमन सभ्यता उधारों पर आधारित सभ्यता कहा जाता है। अर्मेनियाई व्यापारियों के प्रमुख व्यापारिक नेटवर्क का संक्षिप्त विवरण दीजिए और उनकी सफलता का कारण बताइए। अर्मेनियाई व्यापारी कौन थे, उनका व्यापारिक नेटवर्क क्या था और सफलता का कारण और महत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्मेनियाई की भौगोलिक स्थिति एशिया और यूरोप के बीच संपर्क। अर्मेनिया का जो भौगोलिक स्थिति है एशिया और यूरोप के बीच में है, एकदम बॉर्डर पे आसपास ही है। तो एशिया और यूरोप के बीच में ये संपर्क स्थापित करता था और व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार किया और यहाँ अर्मेनिया के लोग बहुभाषी व्यापारी थे, जिसने विश्वसनीय व्यापारिक समुदाय बना और मध्यकालीन व्यापार में सफलता हासिल की। मध्यकालीन विश्व में अर्मेनियाई व्यापारी अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापारिक समुदायों में से एक था। उन्होंने एशिया, मध्य एशिया, भारत, फारस, रूस और यूरोप में व्यापारिक संपर्क स्थापित किए।
उनकी सफलता केवल धन के कारण ही नहीं थी, बल्कि संगठन, विश्वसनीयता और नेटवर्क के कारण भी थी। उनकी सफलता केवल धन के कारण ही नहीं थी। उनका धन कारण नहीं था सफलता का, मेन कारण था इनका विश्वसनीयता, संगठित रूप से संगठित थे और इनका जो व्यापार का नेटवर्क था वो बहुत ही बड़ा था। आर्मेनिया की भौगोलिक स्थिति। आर्मेनिया की भौगोलिक स्थिति यह थी कि आर्मेनिया एशिया और यूरोप के बीच स्थित था। आर्मेनिया एशिया और यूरोप के बीच स्थित था, इसी कारण यह व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। यह क्षेत्र विभिन्न व्यापारिक मार्गों से जोड़ता था। व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार। आर्मेनिया व्यापारियों ने अपने व्यापार का विस्तार कई क्षेत्रों तक किया। इसमें शामिल था फारस, भारत, रूस, भूमध्यसागरीय क्षेत्र और यूरोप। उधर यूरोप की तरफ भी व्यापार करते थे, इधर पूर्व एशिया, रूस और यूरोप में भी और भारत और फारस में भी ये स्थलीय मार्ग और जलीय मार्ग दोनों द्वारा ये क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। भारत के साथ व्यापार। भारत के साथ व्यापार 17वीं शताब्दी तक आर्मेनियाई व्यापारी भारत में भी सक्रिय हो गए। वे विशेष रूप से इन शहरों में मौजूद थे: सूरत, आगरा और मद्रास। सूरत, आगरा और मद्रास में वे भारत से कपड़ा और मसालों का व्यापार करते थे। व्यापारिक वस्तुएं थी रेशम, मसाले, कपास, आभूषण, धातु। उनकी सफलता का मुख्य कारण था भौगोलिक स्थिति। एशिया और यूरोप के बीच स्थित होने का लाभ उठाते थे। बहुभाषिक क्षमता था, वो अनेक भाषाएं जानते थे, इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने व्यापार को आसानी पूर्वक कर सकते थे। व्यापार में इनकी ईमानदारी प्रसिद्ध थी और मजबूत नेटवर्क। वे एक दूसरे से सहायता करके क्या करते थे, नेटवर्क तैयार करते थे। अनुकूलन क्षमता, वो स्थानीय परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते थे। मध्यकालीन विश्व में महत्व। एशिया और यूरोप को पूरे जोड़ के रखा और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए और वैश्विक व्यापार का विस्तार हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य। भारत से कपड़ा और मसाले लेते थे। भारत से कपड़ा, मसाले। भारत से रेशम। यूरोप में विलासिता की वस्तु। यूरोप से विलासिता की वस्तु। निष्कर्ष। आर्मेनियाई व्यापारी ने मध्यकालीन विश्व व्यापार को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सफलता का आधार विश्वसनीयता, संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क था। लॉर्ड और बासाल। लॉर्ड और बासाल पिछले भी क्वेश्चन में आया था कि लॉर्ड और बासाल क्या। लॉर्ड राजा के अंतर्गत काम करते थे और लॉर्ड के अंतर्गत बासाल काम करते थे। लॉर्ड अपने सामंत को जमीन, भूमि प्रदान करते थे और भूमि का एक भाग लॉर्ड को दिया जाता था और सैन्य और प्रशासनिक सेवा लॉर्ड को बासाल दिया करता था। मध्यकालीन यूरोप में सामंती व्यवस्था मुख्य रूप से लॉर्ड और बासाल के संबंधों पर आधारित था। यह संबंध भूमि, सुरक्षा और निष्ठा पर आधारित था। लॉर्ड बड़े भूस्वामी और शक्तिशाली सामंत होते थे, उन्हें लॉर्ड कहा जाता था। ये भूमि का प्रबंधन करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे और कर वसूलते थे और प्रशासनिक कार्य करते थे। और बासाल वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो लॉर्ड से भूमि प्राप्त करते थे। जो लॉर्ड से भूमि प्राप्त करते थे उनके बदले में ये सुरक्षा और सेना देते थे और लॉर्ड के प्रति ये वफादार और ईमानदारी पूर्वक निष्ठावान रूप से काम करते थे और प्रशासनिक कार्यों में भी सहायता प्रदान करते थे। यह संबंध औपचारिक शपथ पर आधारित था, ओथ ऑफ द फिलिटी। यह संबंध औपचारिक शपथ पर आधारित था। सामंती व्यवस्था मजबूत हुई, स्थानीय प्रशासन संचालित हुआ और सुरक्षा व्यवस्था विकसित हुआ। लॉर्ड और बासाल का संबंध मध्यकालीन यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ की थी। गोलियार्ड कवि।
गोलियार्ड कवि। 12वीं शताब्दी में घूमने वाला विद्वान लैटिन भाषा में लिखता था और व्यंग्यात्मक कविताएं और समाज और चर्च की आलोचना करता था। गोलियार्ड कवि कौन था? 12वीं शताब्दी में उद्भव हुआ, घूमने वाला विद्वान था, लैटिन भाषा में लिखता था और व्यंग्यात्मक कविताएं लिखता था, समाज और चर्च पर क्या करता था? आलोचना करता था। तो ये पॉइंट मेन गोलियार्ड कवि के बारे में याद रखना है। भूमिका। गोलियार्ड कवि 12वीं और 13वीं शताब्दी में घूमने वाले विद्यार्थी, विद्वान और पादरी थे जो लैटिन भाषा में कविताएं लिखते थे। इनकी रचनाएं स्वतंत्र विचार और व्यंग्यात्मक के लिए प्रसिद्ध था। प्रमुख विशेषता ये था कि चर्च के लिए आलोचना करते थे, सामाजिक बुराइयों पर व्यंग करते थे, स्वतंत्र जीवन का समर्थन करते थे, शिक्षा और बुद्धिवाद को बढ़ावा देते थे। प्रमुख विषय यह था कि प्रेम, संगीत और शिक्षा। प्रेम, संगीत, शिक्षा और भ्रष्टाचार की आलोचना करना। प्रेम पे अपने कविताएं लिखते थे, शिक्षा पे और संगीत पे और भ्रष्टाचार की आलोचना करते थे। प्रसिद्ध कृति था कार्मीना ब्यूरेना, गोलियार्ड कविताओं का प्रसिद्ध संग्रह है। महत्व क्या है? मध्यकालीन समाज की वास्तविकताओं को सामने लाया, साहित्य को नई दिशा दिया। निष्कर्ष, गोलियार्ड कवियों ने मध्यकालीन यूरोप में स्वतंत्र चिंतन और सामाजिक आलोचना को बढ़ावा दिया। सामंतवाद की उत्पत्ति पर वाद और विवाद पर 200 शब्दों में टिप्पणी लिखे। 476 ईस्वी में जैसे ही रोमन साम्राज्य का अंत होता है, केंद्रीय सत्ता कमजोर होता है, स्थानीय शासक का उदय हुआ, भूमि आधारित व्यवस्था बनी और सामंतवाद का विकास हुआ और 11वीं-12वीं शताब्दी में शुरू होता है और 13वीं से 14वीं शताब्दी में अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है। इतिहासकारों के बीच सामंतवाद की उत्पत्ति को लेकर लंबे समय से बहस चली आ रही है। कोई इसे रोमन परंपरा का परिणाम मानता है तो कोई जर्मनिक परंपराओं का प्रभाव मानता है। प्रमुख विचार। रोमन सिद्धांत। रोमन प्रशासन के पतन से सामंतवाद विकसित हुआ। रोमन सिद्धांत जो देता है, कहता है कि रोमन जैसे ही पतन हुआ, सामंतवाद विकसित हो गया, बड़े भूस्वामी को शक्ति बढ़ी। और जर्मेनिक सिद्धांत कहता है जनजातियों की निष्ठा और सैन्य परंपराओं से सामंतवाद विकसित हुआ। जनजातियों की निष्ठा और सैन्य परंपराओं से सामंतवाद की नींव रखी गई। मिश्रित दृष्टिकोण। आज अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि सामंतवाद दोनों परंपराओं के मिश्रण से विकसित हुआ है। महत्व। यूरोप की राजनीतिक संरचना को समझने में सहायता मिलती है। मध्यकालीन समाज के विकास का आधार स्पष्ट होता है। सामंतवाद किसी भी एक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि कई ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का संयुक्त मिश्रण परिणाम है। मध्यकालीन यूरोप में काच उद्योग। मध्यकालीन यूरोप में काच उद्योग कैसे विकसित हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा और नगरों का विकास हुआ, हस्तशिल्प उद्योग बढ़े। हस्तशिल्प उद्योग बढ़े, उसके कारण काच उद्योग भी विकसित हुआ और चर्च और भवनों में उपयोग होने लगा। मध्यकालीन यूरोप में काच उद्योग महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योग था। मध्यकालीन यूरोप में काच उद्योग जो था बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योग था। इसका विकास 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ। प्रमुख केंद्र था वेनिस, इटली में और मुरानो द्वीप। काच जो उद्योग था उसका मेन केंद्र इटली के वेनिस और मुरानो द्वीप था। उपयोग खिड़कियां में यूज होता था, चर्चों की सजावट में, बर्तन में और सजावटी वस्तुओं में। विकास के कारण व्यापार का विस्तार हुआ और शहरीकरण के कारण और तकनीकी जैसे जैसे धीरे धीरे विकसित हुआ तो काच उद्योग का विकास हुआ। महत्व इसका, काच उद्योग का महत्व क्या है? आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक विकास हुआ
रोजगार में वृद्धि हुआ और यूरोपियों कला की नई पहचान मिली। एजटेक कौन थे? उनकी राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर समाज की चर्चा की गई। एजटेक हम लोग पिछले वीडियो में या पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं कि एजटेक कौन था। एजटेक सभ्यता, उदय और राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पतन के बारे में पढ़ेंगे। 12वीं शताब्दी मैक्सिको घाटी में आगमन। 12वीं शताब्दी मैक्सिको घाटी में आगमन होता है और 1325 ईस्वी को टेनोचिटलाना में इसकी स्थापना होती है। 1428 में त्रिसंघ का निर्माण होता है और शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण के रूप में उभरता है। कृषि और व्यापार का विकास होता है और 1521 ईस्वी आते आते स्पेनिश इसको जीत लेता है। एजटेक मध्य अमेरिका की एक शक्तिशाली सभ्यता थी जिसका विकास वर्तमान मैक्सिको क्षेत्र में हुआ। 14 से 16वीं शताब्दी के बीच यह एक विशाल साम्राज्य बन गया। इसकी राजधानी टेनोच्टिटलाना थी, जो उस समय विश्व के सबसे बड़े नगरों में से एक था। एजटेक साम्राज्य का उदय। एजटेक लोग मूलतः घुमंतु थे और 1325 ईस्वी में उन्होंने इस नगर में स्थापना किया। 1428 में त्रिसंघ और 1428 में ये त्रिसंघ बना लिया और उनका विस्तार तेजी से हो गया। राजनीतिक व्यवस्था क्या था? एजटेक शासन केंद्रीकृत था। कैसा था? केंद्रीकृत था। सर्वोच्च शासक को क्या कहा जाता था? टलाटोनी कहा जाता था, टलाटोआनी। और शासन प्रशासन, सेना, धर्म तीनों का प्रमुख होता था। राजा शासन, प्रशासन और सेना धर्म का मुखिया होता था। साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में बांटा गया और सामाजिक व्यवस्था में कई वर्ग विकसित हुए। शासक हो गया, पुजारी, शासक, पुजारी, सैनिक, व्यापारी, किसान और दास। शिक्षा को भी महत्व दिया गया। आर्थिक व्यवस्था कृषि आधारित ही थी। मुक्का, सेब और मिर्च की खेती किया जाता था। चिनापा कृषि पद्धति प्रसिद्ध था। व्यापार भी अत्यधिक विकसित था। धर्म एजटेक बहुदेववादी था। वे प्राकृतिक और युद्ध से जुड़े देवताओं को पूजा करते और 1521 में एजटेक साम्राज्य पर स्पेनिश द्वारा विजय प्राप्त कर लिया गया। 1200 में ईस्वी के लगभग शुरू होता है और इसकी स्थापना 1325 में, 1428 में त्रिसंघ बनाता है, 1521 में स्पेनिश विजय कर लेते हैं। मलिक बिन मरवान ने किस प्रकार उमैयद खिलाफत को एक टीले संगठन से केंद्रीकृत राज्य में परिवर्तित किया? मलिक बिन मरवान, अब्दुल अल मलिक बिन मरवान और प्रशासनिक सुधार, मुद्रा सुधार, भाषा सुधार और महत्व के बारे में देखेंगे। 680 ईस्वी में 680 में उमैयद संकट होता है और 685 में अब्दुल मलिक सत्ता में आए और प्रशासनिक सुधार किया, अरबी भाषा लागू किया, नई मुद्रा जारी किया और केंद्रीकृत राज्य बना। उमैयद खिलाफत में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। 685 ईस्वी से 705 ईस्वी तक शासन किया। 685 ईस्वी से लेकर 705 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासन से पहले उमैयद सत्ता कई समस्या से घिरी हुई थी। प्रशासनिक सुधार क्या किया? प्रांतों पर नियंत्रण बढ़ाया और योग अधिकारी की नियुक्ति की और कर व्यवस्था सुधार दिया। अरब भाषा लागू करने का मतलब है कि पहले प्रशासन कई भाषाओं में चलता था, लेकिन इसने क्या किया, ये अरबी को प्रशासनिक भाषा बनाया और पूरे साम्राज्य में एकरूपता स्थापित किया। और मुद्रा सुधार में बेंजेंटाइन सिक्कों का उपयोग कम किया और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाया। और इन्होंने एक इस्लामी मुद्रा जारी किया।
सेना का पुनर्गठन, सेना को मजबूत बनाया और विद्रोहों को नियंत्रित किया। स्थापत्य कला में 691 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। निष्कर्ष, अब्द अल मलिक ने उमैयद खिलाफत को एक मजबूत और संगठित और केंद्रीकृत साम्राज्य में बदल दिया। शिया इस्लामी संप्रदाय का उदय का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 632 पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, उत्तराधिकार का विवाद होता है, अली के समर्थक का समूह ही शिया समूह कहलाता है और 656 से अली चौथे खलीफा बन जाते हैं 661 ईस्वी तक, और करबाला की घटना के बाद शिया संप्रदाय मजबूत होता है। शिया इस्लाम में दो प्रमुख शाखाएं में से एक था। इसका उदय पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के विवाद से हुआ। उत्तराधिकार विवाद 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद यह प्रश्न उठता है कि अगला नेता कौन बनेगा। एक समूह ने अली का समर्थन किया, इन्हीं लोगों को शिया कहा जाता है। अली का महत्व है पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद। अली के पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद शिया उन्हें पहला वैद इमाम मानते थे, क्योंकि ये शिया से संबंधित और शिया के परिवार और रिलेशन में ये चचेरे भाई कहा जाता है। और चचेरे भाई तो थे ही थे और दामाद भी थे। शिया उन्हें पहला वैद इमाम मानते हैं। करबाला की युद्ध 680 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु हो जाता है। यह घटना शिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आलोचनात्मक दृष्टि, यह केवल धार्मिक विवाद नहीं था, इसके पीछे राजनीतिक, सत्ता का प्रश्न और सामाजिक असंतोष भी शामिल था। प्रभाव हुआ कि इस्लाम में दो प्रमुख शाखाएं बनी, शिया और सुन्नी, और नई धार्मिक पहचान बनी, धार्मिक संस्थाएं विकसित हुआ। शिया संप्रदाय का उदय धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों का संयुक्त परिणाम है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 200 शब्दों में टिप्पणी लिखना। ग्रेट जिम्बाब्वे। 11वीं शताब्दी में सभ्यता का विकास होता है, पत्थर के विशाल नगर बने। 11वीं शताब्दी ग्रेट जिम्बाब्वे का विकास होता है और इसमें पत्थर के विशाल नगर बने। सोने का व्यापार बढ़ा और राजनीतिक शक्ति बढ़ी। पत्थर के विशाल नगर बने और सोने का व्यापार बढ़ने से इसकी राजनीतिक शक्ति बढ़ गई और 15वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया। ग्रेट निकोबार दक्षिण अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण ग्रेट जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन सभ्यता थी। इसका विकास वर्तमान में हुआ। यह अपने विशाल पत्थर के निर्माण और व्यापारिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। प्रमुख विशेषताएं: विशाल पत्थर के दीवारों का निर्माण किया और यह शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र बना। सोने और हाथी दांत का व्यापार होता था। पूर्वी अमेरिका के समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था। महत्वपूर्ण: अफ्रीका की उन्नत सभ्यताओं का प्रमाण मिलता है। व्यापार और शहरीकरण को बढ़ावा मिला। वास्तुकला एक उत्कृष्ट उदाहरण था। ग्रेट जिम्बाब्वे मध्यकालीन अफ्रीका की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का महत्वपूर्ण प्रतीक था। ऊंट आधारित घुमंतू जीवन। रेगिस्तानी वातावरण होने के कारण जल में कमी होता था। ऊँटों का पालना, घुमंतू जीवन शैली और व्यापारिक मार्गों का विकास। ऊँट आधारित घुमंतू जीवन अरब और उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्रमुख जीवन शैली था। कठोर भौगोलिक परिस्थिति के कारण लोग ने ऊँटों पर आधारित जीवन विकसित किया। इनकी प्रमुख विशेषताएं थे कि ऊँट परिवहन के मुख्य साधन था, पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, लोग मौसम के अनुसार स्थान बदलते थे और व्यापारिक कारोबार विकसित हुआ। रेगिस्तानी व्यापार संभव हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क स्थापित हुआ और आर्थिक गतिविधि बढ़ा।
और ऊँट आधारित जीवन ने अरब समाज और व्यापारिक नेटवर्क में विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धर्म युद्ध। धर्म युद्ध 1095 ईस्वी में पोप का आह्वान होता है और 1095 में पोप का आह्वान होता है और 96 में प्रथम धर्म युद्ध होता है। ईसाई और मुस्लिम संघर्ष और व्यापार बढ़ा और 1291 में धर्म युद्ध समाप्त हुआ। यानी 1095 से शुरू होकर 1291 तक ये 200 वर्षों तक क्या चला? धर्म युद्ध चला। धर्म युद्ध ईसाइयों और मुसलमानों के बीच पवित्र भूमि यरूशलेम पर नियंत्रण के लिए लड़े गए युद्ध थे। ये लगभग 1096 से लेके 1291 तक चला। इसका कारण क्या था कि यरूशलेम पर नियंत्रण प्राप्त करना, धार्मिक उत्साह, राजनीतिक और आर्थिक हित, प्रभाव, यूरोप और एशिया के बीच संपर्क बढ़ा, व्यापार में वृद्धि हुई, नए ज्ञान और तकनीक का प्रसार हुआ, सामंतवाद कमजोर हुआ। जाहिलिया के बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जाहिलिया क्या था। इस पे पूरे डिटेल में हम लोग देखे हैं, वो भी वीडियो आप लोग जाके देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.